एवरीवन, आज के वीडियो में आइए मैं आप सबसे अपना एक अनुभव साझा करता हूँ, जो डीबी कराने के उपरांत मैंने जो चीज़ें ऑब्ज़र्व करी वहाँ पे, जो आपको हेल्प करेगा। अभी जिनकी 25 और 26 को दोनों शिफ्टों में हो गई है डीबी, उनके लिए तो बहुत ज़्यादा उपयोगी नहीं होने वाला, चूँकि उन्होंने जो भी प्रोसेस था वो फ़ॉलो किया और करवा लिया। लेकिन आने वाले शिफ्टों में जो परेशान हैं चीज़ों को लेके और एक प्रॉपर गाइडेंस उनको नहीं मिल पा रहा है, तो उन भैया-बहनों के लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल हो जाएगा। तो मेरा डीबी जो था वो 25 अप्रैल को सेकंड शिफ्ट में था और उसमें क्या-क्या अनुभव रहा मेरा, मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ अच्छा-सा। उसके बाद में इस वीडियो के बाद में कुछ एक जो क्वेश्चन आपने पिछले वीडियो में जो कम्युनिटी पोस्ट था उसमें पूछे थे और उसके आंसर करने बाकी रह गए थे, वो भी मैं आंसर करने की कोशिश करूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो जो पहला स्टेप वहाँ पहुँचने के बाद क्या हुआ, ये मेरा यूपीडब्ल्यूएससी में मैंने आपको पहले ही बताया तीसरा डीबी था। इसके पहले लोअर का मैंने कराया था, उसके पहले भी एक डीबी कराया था मैंने जूनियर असिस्टेंट का। तो सबसे पहले क्या होता है, जो एज़ यूजुअल सबसे पहले जैसे मान लीजिए कि आपका डीबी टाइम है 10 बजे, तो 10 बजे ही एंट्री होती है, ये आप ध्यान रखिएगा। बहुत ज़्यादा पहले जिनका सेकंड शिफ्ट में है उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि पता चले 1:30 बजे से आपकी डीबी है और आप वहाँ 11 बजे पहुँच जाएँगे, एंट्री होगी नहीं तो परेशान हो जाएँगे, धूप का समय है। तो मतलब टाइम से पहुँचिए, टाइम से 10-15 मिनट लेट होते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगी, पहले होते हैं तो वहाँ एंट्री होती नहीं है। तो सबसे पहले आप वहाँ पहुँचेंगे तो वो 2 ब्लॉक में बिल्डिंग बनी हुई है, तो पहले ब्लॉक में जब आप पिकअप भवन में जाएँगे तो वहाँ पे डीबी के लिए उन्होंने 4 टेबल बना के रखे हुए हैं, टेबल नंबर ए, बी, सी, डी। तो जिस बिल्डिंग में डीबी हो रही है आपकी, उसके जस्ट पहले वाला जो बिल्डिंग है, उसको ब्लॉक ए कह सकते हैं। तो उसमें आपका रोल नंबर वाइज़ पूरा दिया रहेगा, जो आपका रोल नंबर है उसके सामने आप कौन से टेबल पे आपकी डीबी होगी, ये पूरी लिस्ट दी रहेगी। और आप जब उस बिल्डिंग में एंटर करेंगे शुरू में ही, तो एक पुलिस भैया बैठे रहते हैं, वो गाइड करेंगे कि जाके अपना टेबल नंबर देख लीजिए। और टेबल नंबर देखने के बाद फिर आप सामने वाली बिल्डिंग में प्रोसीड करेंगे, जिसमें यूपीडब्ल्यूएससी का ऑफिस है, पिकअप भवन का जो क्या कहते हैं, तृतीय तल जिसको कहते हैं, 3rd फ्लोर। फिर वहाँ जाने के बाद जब एग्जैक्ट टाइम पे पहुँचेंगे आपकी एंट्री हो जाएगी। फिर आपने रोल नंबर के हिसाब से अपना टेबल ऑलरेडी देख रखा है, तो उस टेबल के सामने वाले जाके चेयर्स पे बैठ जाएंगे। और उसके बाद में सबसे पहले आपका होगा बायोमेट्रिक। एक्चुअली बायोमेट्रिक या आइरिस स्कैन वाला है। जब आपने इसका रिटन पेपर दिया था मई 22 में, तो वहाँ आपका आइरिस स्कैन किया गया था। तो सेम यहाँ पर भी आइरिस स्कैन करके वो मैच किया जा रहा है। तो ऐसे जो नॉन जेन्युइन कैंडिडेट हैं उनके लिए बड़ा चैलेंज है और ये एक अच्छी चीज़ है। तो आइरिस स्कैन करने के बाद वो एक स्लिप आपको दे देंगे और अगर कोई दिक्कत नहीं होती है उस पे वेरीफाइड लिख के उसके बाद में फिर आपको एक डीबी का वहाँ एक डीबी का जो है सेटअप लेटर दिया जाएगा, जिसमें पूरा भरना रहेगा कि जो एलिजिबिलिटी थी वो आप निर्धारित करते थे, एज से संबंधित, रिजर्वेशन से संबंधित और ऐसे बहुत सारी चीज़ें। और उसमें 3 कॉलम और भी दिए रहेंगे कि जैसे जो आपका प्रोविजनल कोई चीज़ है तो उसकी वजह से अगर लिखाना पड़ा किसी के केस में, अगर ऐसा है तो उसके लिए भी प्रॉपर स्पेस रहता है, तो वो हम बताएंगे आपको, तो वो देंगे और उसको भरने के लिए गाइड भी करेंगे। और उसके बाद में फिर जो आपने ये 6 प्रपत्र अलग अलग तरह के निकाले हैं, तो इन 6 प्रपत्रों में 2 प्रपत्र तो ऐसे हो गए। पहला नंबर तो जो डीबी का इन्विटेशन लेटर आपको दिया गया है, मतलब डीबी लेटर जिसको कह सकते हैं, तो वो वहाँ लगेगा नहीं, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। बस जब आप गेट में एंटर कर रहे होंगे तो वो दिखाना पड़ेगा कि हाँ ये मेरा डीबी लेटर है, बस। उसके बाद में वो डीबी के समय उसकी और कोई ज़रूरत है नहीं। उसके बाद में प्रपत्र नंबर 1 ध्यान से देख लीजिएगा, जिनका भी डीबी नहीं हुआ, प्रपत्र नंबर 1, प्रपत्र नंबर 2, 3 और 4 ये एकदम प्रॉपर भर लीजिएगा। और एक बात और है कि इसके 2 सेट निकाल लीजिएगा जब भी आप निकालिए साइबर कैफ़े से, चूँकि एक सेट में अगर कोई कटिंग पटिंग हो गई, कोई भी दिक्कत हो गई, तो दूसरा आपके पास अवेलेबल रहे कि अच्छे से भर पाएँ। क्योंकि ज़्यादा कटिंग वगैरह वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं। मेरे बगल में एक भैया थे जिन्होंने कई सारी कटिंग वगैरह कर रखी थी, तो उनसे उन्होंने दूसरा सेट भरवाया था। और उसके बाद एक प्रेफरेंस लेटर, तो वो जो प्रपत्र 1, 2, 3, 4 है, आप ध्यान से देखेंगे जो वेबसाइट से निकाले हैं, तो उसमें पूरा लिखा हुआ है प्रपत्र 1, 2, 3, 4, उनको एक सेट में लगाना है। मतलब वो पूरा एकदम प्रॉपर आपका सेटअप बता देंगे कि कैसे लगाना है। अच्छा, कुछ लोग ऐसे भी कह रहे थे कि ग्रेजुएशन मैंने ये किया या उसकी मार्कशीट या डिग्री नहीं। मैं आपको बताऊँ कि ग्रेजुएशन की मार्कशीट और डिग्री वो आपके पास है तो वेल एंड गुड, नहीं है तो मांग भी नहीं रहे हैं। उनको मतलब है आपके कंप्यूटर डिप्लोमा से, और उसके बाद में जो पीजी डिग्री है उसके अगर सेमेस्टर सिस्टम है तो उसकी 4 सेमेस्टरों की मार्कशीट चाहिए और प्लस डिग्री उसकी मस्ट है, ये होनी चाहिए। डिग्री नहीं है अभी आपके पास तो प्रोविजनल होना चाहिए उसके रिस्पेक्ट में। और भी 2-3 चीज़ें जो भैया बहन लगातार पूछते रहते हैं कि मेरे नाम में स्पेस में दिक्कत है या मम्मी पापा के या कोई इस तरह की चीज़ें, तो उसके लिए एफिडेविट बनवाने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके लिए क्या है कि वही जो आपका डीबी प्रपत्र एक देते हैं डीबी कराते समय, उसका नाम एग्जैक्ट मैं भूल रहा हूँ, हिंदी में उसका बड़ा सा नाम है, तो उसमें एक स्पेस दिया हुआ है कि आपका जो डीबी कराया जा रहा है, तो
कौन कौन सी कमियां हैं। अगर किसी भी तरह की उसमें कमी है तो प्रोविजनल लिस्ट में आपका डाल दिया जाएगा। अच्छा, किसी का भी अगर प्रोविजनल लिस्ट में डाल दिया गया है डीबी के लिए, तो इसका मतलब ये नहीं कि रिजल्ट में आपका प्रोविजनल ही आएगा। वहाँ एक कमेटी बैठी है, वंदना त्रिवेदी मैडम के जो है वो हेड हैं, उसको चेयर कर रही हैं वो, तो वो उसमें देखेंगे कि इस बच्चे का डीबी के बाद में अगर रिजल्ट निकालना है और ये सिलेक्ट भी हो रहा है तो इसका प्रोविजनल में डालना है या प्रोविजनल में नहीं डालना है। क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो एकदम इतने बड़े इंपॉर्टेंस की चीज़ नहीं है, लेकिन उसको लिखाया गया है चूँकि एकदम अप टू द मार्क विज्ञापन के अनुरूप वो चीज़ नहीं है, तो इसलिए लिखाया गया है। अच्छा, अब डिग्री कौन कौन सी मानी जा रही है कंप्यूटर की, इसके बारे में भी कन्फ्यूजन अगर है किसी को तो मैं बता देता हूँ कि आपके पास ADCE हो, PGDCE हो, कोई भी किसी भी तरह की 1 साल का कंप्यूटर डिप्लोमा हो वो ले रहे हैं। लेकिन अगर ओ लेवल के अलावा उस ले सब कुछ रहे हैं, वो डीबी आपका करा रहे हैं लेकिन प्रोविजनल करा रहे हैं, अगर आपका ओ लेवल के अलावा है तो मतलब कहने का मतलब कि अगर किसी के पास कंप्यूटर डिप्लोमा 1 साल का ऐसा है जो ओ लेवल नहीं है, तो वो क्या कर रहे हैं कि वो वही जो डीबी का प्रपत्र वो देते हैं 2 पेजों का, उसमें 3 पेज होता है, एक्चुअली 2 पन्ने हैं, 3 पेज छपा हुआ है वो, तो उसमें एक स्पेस है प्रॉपर, उसमें लिखा लेते हैं आपका इश्यू कंसर्न करा के कि महोदय मेरा ये निवेदन है कि मेरे पास कंप्यूटर डिप्लोमा के रूप में ओ लेवल नहीं है, ओ लेवल के स्थान पे ये है फला जो भी आपके पास हो डिप्लोमा, और इस विषय में इसलिए औबंधिक डीबी के लिए मेरा ये जो भी है परिपत्र पूरा स्वीकार किया जाए और इसमें आयोग का जो निर्णय होगा वो मान्य होगा, वो मुझे स्वीकार होगा, ये करवा रहे हैं। मतलब ओ लेवल के अलावा अगर कोई भी कंप्यूटर डिप्लोमा आपके पास में है तो कौन सा माना जाएगा, ये तो आयोग के बुद्धिमत्ता पे और वो जो कमेटी बैठती है वो डिसाइड करेगी फाइनल। अब तो यही हो गया, लेकिन डीबी आपका हो रहा है, आपके पास कोई भी कंप्यूटर डिप्लोमा है वैलिड तो आपका डीबी होगा, ये चीज़ हो गई। और ये सारा पूरा प्रक्रम कंप्लीट होने के बाद में फिर जो आपका हाई स्कूल का मार्कशीट कम सर्टिफिकेट और इंटरमीडिएट का मार्कशीट कम सर्टिफिकेट, ग्रेजुएशन का है तो ठीक है, नहीं है तो भी चलेगा, पर पीजी का मार्कशीट कम सर्टिफिकेट ये होना चाहिए, मस्ट है। और कंप्यूटर डिप्लोमा वाला आपका जिनको रिजर्वेशन का लाभ लेना है उनके लिए वो जाति प्रमाण पत्र वाला फॉर्मेट होना चाहिए। और मतलब जाति प्रमाण पत्र का तो ऐसा है SC ST और OBC का जाति प्रमाण पत्र का ऐसा है कि अगर वो रिसेंट बना हो, मतलब 5 दिन पहले का बना हो तो भी चलेगा, उसमें कोई इशू नहीं है। EWS वाले में इशू है। EWS वाले ध्यान से सुन लीजिएगा, आपका EWS सर्टिफिकेट तभी माना जाएगा केवल और केवल एक ही स्थिति में, जब आपका जो सर्टिफिकेट है वो 1 अप्रैल 2019 से लेके और 9 अक्टूबर 2019 के बीच का बना हो, उसके बाद का बना हो तो नहीं माना जाएगा, और स्पष्ट उन्होंने बोल दिया है। उस स्थिति में आप UR में काउंट होंगे। और आपने अगर वहाँ पे EWS फार्म भरते समय टिक करके रखा हुआ है तो उसका उपाय यही है, फिर वहाँ जो औबंधिक डीबी के लिए जो वो लिखाते हैं वो खुद ही बोल के लिखाते हैं, तो उसमें आपसे लिखा देंगे कि मुझसे गलती से EWS टिक हो गया था और मेरे पास उसका परिपत्र नहीं है और मैं EWS रिजर्वेशन के लिए दावा प्रस्तुत नहीं कर रहा हूँ। ये चीज़ आप वहाँ नोट कर देंगे। किस स्थिति में, अगर आपके पास EWS का सर्टिफिकेट इस टाइम ड्यूरेशन का नहीं है और आपने EWS फार्म में भर रखा था, क्लिक करके रखा हुआ था जब आपने फार्म भरा था। अच्छा, वो लोग जो ऑलरेडी कहीं ना कहीं एम्प्लॉयड हैं उनकी भी कई सारी क्वेरीज आती हैं कि हमें NOC इसी वक्त ले जाना है या इसके बाद चल जाएगा, तो उनके लिए बिल्कुल टू द पॉइंट गाइडेंस मैं दे देता हूँ जो मैंने वहाँ पे देखा। अब इसमें कोई मतलब गड़बड़ी है ही नहीं, एग्जैक्ट यही हो रहा है कि अगर 9 अक्टूबर 2019 को जब फार्म भरने की अंतिम तिथि थी, उस समय आपने जब फार्म भरा तो वहाँ आप जॉब में थे ऑलरेडी और आपने वहाँ पे लिख के रखा हुआ है कि हाँ मैं जॉब में हूँ, वो वाला कॉलम आपने सेलेक्ट करके रखा हुआ है, तो आपको अभी NOC ले जाना है। और अगर अभी NOC नहीं है तो 15 दिन का वो मौका देते हैं कि आप NOC अप्लाई करके और लाके हमारे पास जमा कर दीजिए। परंतु अगर आपकी नौकरी जो है 9 अक्टूबर 2019 के बाद में लगी हुई है और आप इस फार्म में मेंशन कर रहे हैं अभी जो डीबी वाले फॉर्मेट निकले हैं, तो वो वहाँ पे उसको कटवा दे रहे हैं कि अब ये जब आपका रिजल्ट आएगा, जब संबंधित डिपार्टमेंट में आप जाइएगा तो वहाँ NOC दे दीजिएगा, यहाँ NOC अभी देने की ज़रूरत नहीं है। किस स्थिति में, अगर आपकी नौकरी जो है 9 अक्टूबर 2019 के बाद लगी हुई है और उस समय फार्म भरते समय आपने मेंशन नहीं किया था कि आप एम्प्लॉयड हैं, उस स्थिति में आपको NOC अभी ले जाने की ज़रूरत नहीं है। और आपने जो उसमें डीबी प्रपत्र में जो भी ये लिखा है कि मैं अभी कहाँ कार्यरत हूँ, इस तरह की चीज़ें, तो वो बाद में एक स्लेस करके कटवा दे रहे हैं कि जब आपने फार्म भरते समय इसको नहीं लिख के रखा हुआ था तो अभी दिखाने की ज़रूरत नहीं है। जब ये फाइनल रिजल्ट आ जाएगा, संबंधित डिपार्टमेंट में आपके विभाग में आपकी फाइल भेज दी जाएगी, तो वहाँ ज्वाइन करते समय आप ले जाके एक NOC सबमिट कर दीजिएगा, अभी यहाँ देने की ज़रूरत नहीं है। परंतु जिन लोगों ने फार्म भरते समय ये चीज़ वहाँ पे क्लिक करके रखा हुआ था, अपने डिटेल भरे थे कि वो उसी समय जॉब में थे, तो उनको अभी NOC लेके जाना अनिवार्य है। अगर NOC अभी नहीं ले जा रहे हैं तो आपको 15 दिन का मौका दिया जा रहा है और उसके साथ में आपका जो डीबी है वो प्रोविजनल किया जा रहा है कि आप 15 दिन में जमा करेंगे। तो 15 दिन इन द सेंस कि अभी जब तक डीबी चलेगी तब तक तो समय है ही 15 दिन, उसके बाद डीबी के मतलब 19 मई के बाद 15 दिन वो बता रहे हैं कि उसके बाद भी अगर आप जमा कर देते हैं तो चल जाएगा। वो कैसे जमा करेंगे कि वो बाई पोस्ट भी भेजा जा सकता है आपके नाम से और UPSSC सचिव के नाम।
मतलब आप अपना नाम इधर देके और आपका एनओसी मिल जाए तो या तो वाई हैंड जाके लखनऊ दे दें, और अदरवाइज़ आप एक लेटर लिख के यूपीडब्ल्यूएससी आयोग के सचिव के नाम और यहाँ से उसको स्पीड पोस्ट भी कर सकते हैं अपना एनओसी। ध्यान दें, एनओसी वगैरह इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है, इसलिए जब भी इस तरह से डाक से या किसी माध्यम से आपको भेजना हो तो ऑलरेडी उसकी 2-3 कॉपी आप फोटो कॉपी वगैरह करा के रख लें, ये एडवाइजेबल है। इसके अलावा और कुछ एक सवाल जो आपके मन में आ रहे हो मैं जवाब देने की कोशिश करता हूँ। हाँ, कुछ इश्यू ऐसा भी है कुछ लोगों का कि जैसे मेरे पास ओ लेवल तो है लेकिन वो जो निर्धारित डेट था उसके बाद का है, तो इसके लिए भी वो लिखा लेते हैं कि उस स्थिति में आपके पास कोई और अगर कंप्यूटर डिप्लोमा है, वो निर्धारित तिथि 9 अक्टूबर 2019 के पहले का है, तो उसमें वो लिखाते हैं कि मेरे पास महोदय मेरे पास कंप्यूटर डिप्लोमा के रूप में ओ लेवल है, लेकिन इसका निर्गत तिथि विज्ञापन की अंतिम तिथि के बाद की है, और विज्ञापन की अंतिम तिथि के पहले का मेरे पास एक कंप्यूटर डिप्लोमा है। डिप्लोमा का फिर नाम लिखाएंगे कि क्या है और उसकी अवधि क्या है, ये पूरा लिखा लेते हैं। अच्छा, कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके साथ ये इशू है कि जब मैंने फार्म भरा था, देखिए इंपॉर्टेंट इश्यूज़ हैं, आपको ये मजाक लगता होगा लेकिन ये सीरियस इश्यूज़ हैं सारे, और इस तरह के सारे कैंडिडेट मुझे मिले, इसलिए आपको एकदम प्रॉपर गाइड कर पा रहा हूँ कि कुछ लोग ने जैसे फार्म भरा, अब वहाँ उनके पास है पीजीडीसीए, उन्होंने गलती से ओ लेवल लिख दिया, या किसी के पास ओ लेवल है उन्होंने पीजीडीसीए एडीसीए लिख दिया, तो इन सब चीज़ों के लिए क्या है, तो इन सब चीज़ों के लिए भी वो प्रोविजनल वाला जो कॉलम आपको प्रपत्र देंगे 1 DB का 3 पेज वाला, तो उसमें एक जगह है, तो उसमें भी नंबर डाल के आपसे लिखवाएंगे कि महोदय फार्म भरते समय त्रुटिवश मुझसे कंप्यूटर डिप्लोमा के कॉलम में मान लीजिए कि पीजीडीसीए और ओ लेवल क्लिक हो गया है, तो ओ लेवल क्लिक हो गया है, जबकि मेरे पास वास्तव में कंप्यूटर डिप्लोमा के रूप में पीजीडीसीए है, और डीबी आपका तब भी करेंगे वो प्रोविजनली, फिर बाद में वो डिसाइड होगा कि ये केस मतलब स्वीकार किया जाए, ये इसको रिजेक्ट किया जाए, वो वंदना त्रिवेदी मैडम के चेयरमैनशिप में एक जो कमेटी बनी हुई है वो डिसाइड करेगी, लेकिन डीबी आपका होगा, सबका होगा। और अभी जहाँ तक वहाँ सुनने में आ रहा था कि अगर किसी का यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड किसी कॉलेज से मान्यता प्राप्त संस्थान से अगर पीजीडीसीए है और प्लस ओ लेवल है, तो ये चीज़ें स्वीकार की जाएंगी। अब इसके अलावा बाकी क्या क्या स्वीकार किया जाएगा वो अभी बहुत कन्फर्म नहीं है। और अब आता हूँ मैं आपके जो प्रीवियस वीडियो में मेरे कुछ कमेंट्स आए थे उनका जवाब देने की कोशिश करता हूँ। सो भैया बहनों, ये आपके मेरे प्रीवियस वीडियो में जो कमेंट्स थे वो मैं ले रहा हूँ, और जिनके आंसर देने लायक है मैं उनके आंसर दे रहा हूँ जहाँ ज़रूरी था। एक राधे कृष्ण भैया जी हैं, इनका कमेंट है कि मेरा पीजीडीसीए 2016 का है और उसमें एनरोलमेंट नंबर नहीं डाला था, तो वो अब 2022 में डलवाया है न्यू मार्कशीट पर, इशू डेट बदल गई है, कोई दिक्कत नहीं होगी। इशू डेट अगर बदल गई है तो वो जो पुरानी वाली कॉपी है वो भी लेके जाइएगा और नई वाली कॉपी है वो भी लेके जाइएगा। तो पुरानी वाली कॉपी में जो इशू डेट है ना, वहाँ पे वो क्लिक मतलब क्या कहते हैं, एक जो इशू डेट है मेन वही होता है, उसी पर वो साइन कर देते हैं। साइन इन द सेंस कि एक पेन नीचे चला देते हैं, वही सबसे इंपॉर्टेंट होता है आपके डॉक्यूमेंट का। तो आप दोनों कॉपियाँ लेके जाइएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी कि ये नई वाली मैंने इशू क्यों कराई, उसका काज बताएंगे और पुराना वाला कॉपी लेके जाएंगे, उन्हें दिखाएंगे तो आपका चल जाएगा, आपको दिक्कत नहीं होगी। एकदम एक्यूरेट सोल्यूशन आपके समस्या का। इसके अलावा डी कुमार जी का सवाल है, क्या पीजी डिग्री के अलावा अन्य एडिशनल टेक्निकल डिग्री हो तो उसका जिक्र करना आवश्यक है, जैसे एमसी और आईटीआई की भी डिग्री है, तो जिक्र कर दीजिए, तो कोई दिक्कत नहीं होगी उसमें। अच्छा है, वो आपके विष पर निर्भर करता है, लेकिन जिक्र करेंगे तो बढ़िया ही रहेगा मेरे हिसाब से। एक अग्रवालाज करके हैं दीदी, तो इनका सवाल है लेमिनेटेड या स्लाइटली कॉर्नर टाइम सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन में एक्सेप्ट होगा? बिल्कुल एक्सेप्ट होंगे। इवन कई सारे लोगों से तो मतलब उनके सारे क्या कहते हैं फ़ोटोकॉपी वाले डॉक्यूमेंट उन्होंने अच्छे से लिए, कुछ ओरिजिनल्स में अगर आपके पास 10th 12th और ग्रेजुएशन का तो बहुत अच्छे से देख भी नहीं रहे हैं, वो पीजी का अच्छे से देख रहे हैं, कंप्यूटर डिप्लोमा देख रहे हैं। और चूँकि मेन 2 ही था, जब आप वो अर्हता वाला प्रपत्र भरेंगे तो उसमें भी इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे कि जो क्या कहते हैं एसेंशियल क्वालिफिकेशन है उसमें पहला स्नातक डालिए और दूसरा डालिए ओ लेवल या कंप्यूटर डिप्लोमा जो भी आपके पास हो, उसमें ग्रेजुएशन का जिक्र करने की ज़रूरत भी नहीं है। कौन सा, जब आप जिसमें फ़ोटो लगाते हैं उस वाले डॉक्यूमेंट में प्रपत्र में 3 पेजेस हैं, तो लास्ट में जब उसमें 3 कॉलम दिए गए हैं, जिसने भी भरा होगा उसको पता होगा, तो वहाँ पर क्या है 3 कॉलम में एसेंशियल क्वालिफिकेशन मतलब अनिवार्य रहता है, दूसरे और है अधिमानी, तो अनिवार्य में पहला डालिएगा स्नातक, दूसरा डालिएगा कंप्यूटर डिप्लोमा। और ऐसे वहाँ पर भी ग्रेजुएशन से उनको बहुत ज़्यादा मतलब नहीं है उसकी मार्कशीट और उसके डिग्री से। चलिए इसके बाद में और कुछ एक भैया लोगों का जो सवाल है मैं लेता हूँ। सर किस डिपार्टमेंट में फील्ड वर्क रहता है और उसका अलग से अलाउंस भी मिलता है क्या? जी हाँ, जिसमें फील्ड वर्क रहेगा, आप फील्ड में जाएंगे सर्वे वगैरह करने के लिए, तो वहाँ टीए टूर मिलता है, और अलग अलग रैंक के हिसाब से टीए टूर अलग अलग होता है। आप एसओज को इसमें शायद 600 रुपये 12 घंटे का आपका टूर है, तो 600 या 650 रुपये टूर के रूप में मिलता है। वो फूडिंग का पैसा मिलता है प्लस किराया मिलता है।
और एक मुकेश यादव जी का सवाल है, सर जी इसकी दूसरी लिस्ट आएगी कि नहीं। दूसरी लिस्ट का भैया ये है कि जब ये पहली लिस्ट मतलब इनका कंप्लीट होगा, रिजल्ट वगैरह आएगा और उसमें इनको 896 नहीं मिले बच्चे, तो शायद दूसरी लिस्ट निकालें। लेकिन हो सकता है वो वैकेंसीज फिर से नए विज्ञापन के लिए अग्रसारित कर दें और दूसरी लिस्ट ना निकालें। तो ये इनके पूरी तरह से बिलिंग पे निर्भर करता है। और मैं आपको बताऊं कि वहाँ पे इस समय जो डीबी हो रहे हैं ना, इसमें लगभग 80% बच्चों का डीबी के सामने प्रोविजनल लिखा जा रहा है। मतलब बहुत सारे काज हैं, अगर किसी के पास वो लेवल नहीं है तो उसको प्रोविजनल में काउंट कर रहे हैं। अगर किसी के पास, जान लीजिए जैसे किसी ने मैथमेटिक्स में डिग्री ली, तो कई सारे NIT से जो पढ़ते हैं MSc वगैरह, तो उनमें मैथमेटिक्स एंड साइंटिफिक कंप्यूटिंग, मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटर साइंस, इस तरह से डिग्री के नाम के आगे और चीज़ें जुड़ी होती हैं, जबकि कोर सब्जेक्ट वही वाला होता है, तो उनको भी प्रोविजनल में वो काउंट कर रहे हैं। और NOC आपके पास नहीं है, प्रोविजनल में काउंट कर रहे हैं। उन लोगों के लिए NOC की बात मैं कर रहा हूँ जिनकी नौकरी उसी समय जो जॉब में थे 9 अक्टूबर 2019 को जब उन्होंने फार्म भरा या उससे पहले, और उसमें जिक्र किया कि हाँ मैं ऑलरेडी सर्विस में हूँ, उसके बावजूद वो NOC लेके अगर अभी नहीं गए हैं तो उनको भी प्रोविजनल में काउंट कर रहे हैं, वो समझ रहे हैं। तो इस तरह से लगभग 80% बच्चे ऐसे हैं जिनका जो DB हो रहा है वो प्रोविजनल हो रहा है। तो अब ये मुकेश जी के सवाल का जवाब देते समय इतना डिटेल मैंने बताया, तो इसका मतलब अभी प्रोविजनल में वो कितने लोगों को किस आधार पे छांटते हैं, कंप्यूटर डिप्लोमा में कितने लोग बाहर होते हैं, उस पर डिपेंड करेगा। अगर 896 इनको नहीं मिलते हैं तो शायद दूसरी लिस्ट आए, अदरवाइज वो वैकेंसी ये अग्रसारित कर सकते हैं नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए। तो ये देखना होगा, आप तैयारी करते रहिए। दूसरे लिस्ट का वेट करना मेरे हिसाब से ज़्यादा बुद्धिमानी नहीं है, और जब आने वाली वैकेंसी के लिए तैयारी करते रहना ज़्यादा बुद्धिमानी है, क्योंकि अभी 2000 के आसपास शायद वैकेंसी आने वाली है, 1800-2000 के आसपास। और कई सारे लोग हैं भैया लोग जो ग्रेजुएशन और O लेवल साथ साथ में माना जाएगा या नहीं, जयप्रकाश यादव जी भैया का सवाल है। बिल्कुल माना जाएगा, इसलिए कि O लेवल जो है वो एक सर्टिफिकेट कोर्स है, और इसका जो मतलब क्लास ड्यूरेशन है 1.5 घंटे 2 घंटे के आसपास का है। तो 2 डिग्रियाँ एक साथ में उस समय नहीं ली जा सकती थी, अभी तो UGC ने वैलिड कर दिया 2 डिग्री भी एक साथ में आप ले सकते हो, एक रेगुलर और एक प्राइवेट करके, और 1 डिग्री और 1 डिप्लोमा एक ही साथ में लिया जा सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो चूँकि O लेवल एक डिप्लोमा है, वो डिग्री नहीं है, तो ग्रेजुएशन प्लस O लेवल एक साथ का है। 90% लोगों का एक साथ का ही होता है, चाहे ग्रेजुएशन O लेवल हो चाहे PG O लेवल हो, एक साथ का ही होता है, तो वो मान्य होगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। और इसके बाद में एक रिद्धि शुक्ला जी का सवाल है, सर मैंने 2 ऐसे क्वेश्चन नहीं अटैम्प्ट किए थे जिनके मार्क्स सबको मिले हैं। तो हाँ रिद्धि शुक्ला जी, इसमें आपको भी उसके मार्क मिलेंगे, आपने अटैम्प्ट किए हो ना किए हो। अगर किसी क्वेश्चन पे कॉमन नंबर सबको मिले हैं, तो किसी ने उसको अटैम्प्ट किया है नहीं किया कोई मायने नहीं रखता, उसके नंबर सबको मिल जाते हैं समान रूप से। और एक आकाश वर्मा जी का सवाल है, सर क्या DB में जो सर्टिफिकेट एक्सेप्ट कर लेते हैं तो बाद में फाइनल रिजल्ट में कंफर्म होगा या बाद में भी बाहर कर सकते हैं? बिल्कुल बाद में बाहर कर सकते हैं भैया। DB में एक्सेप्ट करने का मतलब वो प्रोविजनल लिखा के ले रहे हैं। आप जाएंगे तो किसी भी सर्टिफिकेट या डॉक्यूमेंट में कमी है, आपके पास वो लेवल नहीं है, तो आपका वो प्रोविजनल में कर रहे हैं DB, और आपसे बाकायदा वो लिखवा भरवा रहे हैं कि इसमें आयोग जो भी निर्णय करेगा वो मुझे मान्य होगा, स्वीकार्य होगा। आप वहाँ लिख के आ रहे हो, तो आपको बिल्कुल किसी भी स्टेज पे बाहर किया जा सकता है, उसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन डरने की जरूरत नहीं है, बाकी तो आयोग जो डिसाइड करेगा वही होगा। एक मिश्रा अमित जी हैं, सर प्राइवेट सेक्टर में जॉब है तो मेंशन करना होगा क्या? नहीं, बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। प्राइवेट सेक्टर में जॉब है तो उसको मेंशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। कास्ट डोमिसाइल 2020 का बना है, मान्य होगा क्या? हाँ बिल्कुल मान्य होगा। कास्ट एक्चुअली जितने ये बता रहे थे कि जितना लेटेस्ट हो उतना ही ज़्यादा अच्छा है, पर 2020 में बना है तो भी मान्य होगा, और डोमिसाइल भी 2020 का मान्य होगा। कास्ट थोड़ा लेटेस्ट हो तो ज़्यादा सही है। अगर अभी समय हो आपके पास तो बनवा लीजिए, अदरवाइज ले जाइए, कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे बाय द वे उसको एक्सेप्ट अभी नहीं करना है तो आपका प्रोविजनल में डालेंगे तो कहेंगे 1 महीने के अंदर उसको जमा करो कास्ट सर्टिफिकेट जो रिसेंट बनवा के लाते हो, तो उसको रिसेंट पुराना वाला दे देना, रिसेंट बनवा देना फिर से। लेकिन वहाँ पे जब हम लोग गए थे तो वहाँ उन्होंने एक बात बताई थी कि 25 अप्रैल को DB है जिनकी, या 26 अप्रैल को मान लो जिनकी DB है, उन्हें बताया था कि आज के 26 अप्रैल का डेटेड अगर कास्ट सर्टिफिकेट है तो वो भी खुशी खुशी एक्सेप्ट किया जाएगा। ये सर्टिफिकेट के में डेट वाला जो दिक्कत था वो EWS वालों के लिए था। EWS वाले वही माने जाएंगे जिन्होंने पहली शर्त कि फार्म भरते समय EWS वाले कॉलम में क्लिक किया हो यस, और दूसरी शर्त कि उनका जो EWS सर्टिफिकेट हो उस पर जो डेट अंकित हो वो होनी चाहिए 1 अप्रैल 2019 से लेके 9 अक्टूबर 2019 के बीच का। इसके बाद का EWS आपके पास में है और आपने इस क्लिक भी कर रखा है तो भी आपको EWS का लाभ नहीं मिलेगा, उन्होंने वहाँ स्पष्ट बताया था। इसके बाद में टीचिंग विद TLM भैया का सवाल है, सर क्या ट्रांसफरेबल जॉब है? जी बिल्कुल ट्रांसफरेबल है, लेकिन कई सारे डिपार्टमेंट ऐसे हैं जहाँ पे
फील्ड में बहुत ज़्यादा मतलब पोस्टें नहीं है, मतलब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बहुत सारी पोस्टें नहीं है, तो वहाँ लखनऊ में लाइफ टाइम भी पोस्टिंग हो सकती है, तो वहाँ ट्रांसफ़र का कोई असर नहीं पड़ेगा। जैसे पर्यटन वाला जो है या ग्राम नियोजक कार्यालय वाला है, हर ज़िले में इनके कार्यालय नहीं है, वो हेडक्वार्टर में ही है, तो ऐसे लोग जो है लाइफ टाइम लखनऊ उनकी पोस्टिंग हो सकती है। बाकी जॉब ये ट्रांसफरेबल है, लेकिन यूजुअली ट्रांसफ़र बहुत ज़्यादा नहीं होता, मतलब उसकी फ्रीक्वेंसी थोड़ा स्लो है। एक देवखरे भैया हैं, सर मेरा पीजीडीसीए का प्रीवियस ईयर का मार्कशीट नहीं है, पर फाइनल ईयर का और डिप्लोमा है, प्लीज़ हेल्प। तो कोई दिक्कत नहीं है, जो है वो लेके जाइए, और उसमें वो प्रोविजनल वैसे भी लिखाते हैं पीजीडीसीए वालों का, तो वही दिखाएंगे। बाकी जो है वो लेके जाइए, वो डीबी आपका होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। एक जावेद आलम भैया हैं, इन्होंने पूछा है सर अगर प्राइवेट जॉब में हैं, वर्क कर रहे हैं, तो क्या उसका भी अपडेट करना है? नहीं, बिल्कुल उसकी ज़रूरत नहीं है। एक शैलेंद्र सेन भैया, इनका सवाल है भैया हम पहले से फार्मा कंपनी में जॉब करते हैं एमएनसी हाउस में, तो उसकी डिटेल भरनी पड़ेगी और उसमें एनओसी कैसे लगानी पड़ेगी, वो मांग रहे हैं या आयोग वाले। अगर वो जो फार्मा कंपनी में आप जॉब कर रहे हैं, अगर वो परमानेंट है, जो परमानेंट इन द सेंस कि उस कंपनी के पेरोल पे हो और वो बाकायदा टैक्स पेयर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, तो जिक्र कर दीजिए, तो एनओसी मांग भी लीजिए उनसे। अदरवाइज़ एनओसी वगैरह का चक्कर उन्हीं पे है। मैं आपको स्पष्ट बताऊँ, अगर आप किसी गवर्नमेंट जॉब में हैं, आपका एनपीएस कटता है, तो एनओसी वगैरह आप दे देते हैं ना, तो आपका एनपीएस अकाउंट ट्रांसफ़र होने में बड़ी आसानी हो जाती है। तो अगर गवर्नमेंट जॉब में है तो इसका मेंशन कीजिए, अदरवाइज़ मेंशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। धनंजय गुप्ता जी हैं, सर एनओसी भी लेके जाना है बाद में। एनओसी धनंजय गुप्ता जी, अगर 9 अक्टूबर 2019 जो डेट थी कट ऑफ इसका फॉर्म भरने की, तो वो जब आपने फॉर्म भरा 2019 में, तो अगर आपने मेंशन किया है कि उसी समय आप जॉब में थे, तो आपको एनओसी ले जाना है, तो अच्छा रहेगा। अगर नहीं ले जाते हैं तो आपको प्रोविजनल लिस्ट में आपका डाला जाएगा इसी वजह से, और आपको समय दिया जाएगा कि 15 दिन के अंदर लाके आप एनओसी जमा करेंगे। तो अभी एनओसी अगर है उस स्थिति में, और अगर आप बाद में 9 अक्टूबर 2019 के बाद में आपकी जॉब लगी है और आप इस फॉर्म में मेंशन कर रहे हैं, जहाँ मेंशन करना है कि पहले कहीं कार्यरत रहे हैं, तो वहाँ कटवा दे रहे हैं कि जब भी आपका रिजल्ट आएगा तो वहाँ रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट में एनओसी लेके जाइएगा। तो ये दोनों केस मैंने आपको बता दिए कि अगर आपकी जॉब 9 अक्टूबर 2019 की बात की है तो कोई दिक्कत नहीं है, एनओसी ले जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर 9 अक्टूबर 2019 के पहले की जॉब है और आपने मेंशन कर रखा है फॉर्म भरते समय, तो एनओसी ले जाइए। नहीं ले जाएंगे तो आपको प्रोविजनल में डालेंगे, आपको 15 दिन बाद जमा करना पड़ेगा। एक नमो क्लासेस भैया ने पूछा है, अच्छा सवाल, आप डीबी कराने जाएंगे क्या? भैया मैं डीबी कराने इसलिए गया हूँ कि वो मार्केटिंग वाली जॉब में मैंने ज्वाइन किया और वहाँ मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आया नहीं, तो मैं एक्चुअली आगे मैं तैयारी करना चाहता हूँ पीसीएस की सीरियस होके, और मार्केटिंग में थोड़ा काम का प्रेशर ज़्यादा है फील्ड में, तो इसी वजह से मैंने कराया है कि मेरे मनपसंद का अगर डिपार्टमेंट मिल जाता है, होम टाउन पोस्टिंग मुझे मिल जाती है, तो मैं इजीली स्विच कर लूँगा एसओ में। इसी वजह से मैं डीबी कराने के लिए गया था। और एग्ज़ाम कंट्रोलर के नाम लेटर लिखा जाएगा, एक राकेश सिंह भैया ने बताया, उसमें कोई इशू नहीं है। एग्ज़ाम कंट्रोलर के नाम लिखिए, मतलब परीक्षा नियंत्रक के नाम या यूपीडब्ल्यूएससी सचिव के नाम या अध्यक्ष के नाम, वो वहाँ पे अगर जाता है वो लेटर, तो वो कंसिडर किया जाएगा, वो ज़्यादा बड़ा इशू नहीं है। वो लेटर किस रिस्पेक्ट में, अगर किसी को डीबी के डेट एग्जैक्ट अपने डीबी के डेट को डीबी नहीं कराना है, बाद में 19 मई को जो रिजर्व डेट है उस दिन कराना है, तो आपको लिखना था कि इस कारणवश मैं नहीं आ पाऊँगा, उस रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं राकेश जी। और जो मैंने ऑलरेडी बताया था पिछले वीडियो में कि उनके अध्यक्ष के नाम लिख दीजिए। उन्होंने बताया परीक्षा नियंत्रक के नाम लिखो, चाहे परीक्षा नियंत्रक के नाम लिखो या अध्यक्ष के नाम लिखो या सचिव के नाम लिखो, वो लेटर वहाँ जाएगा और एक बार लेटर आपका पहुँचता है तो कंसिडर किया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। मार्क्स कैसे भरें, आप फार्म फिल करके वीडियो बनाइए, वो डिजिटल क्लास जी ने कहा है, तो मैं अभी एक अपने कम्युनिटी पोस्ट पे एक फ़ोटो डाल दूंगा, मैंने मार्क्स जो भरा था किस तरह से भरा था, तो आपके लिए हेल्पफुल हो जाएगा। वो बड़ा सिंपल है। सबसे पहले जैसे हाई स्कूल का भरना है, तो उसमें 6 सब्जेक्ट हैं, जिन्होंने जो भरा हो, जैसे हिंदी, अंग्रेजी, आर्ट और बाकी 3 सब्जेक्ट और, तो उसके मार्क्स टोटल कितने हैं, उसमें पाया कितना है, वो पूरा भर दीजिए। सबसे नीचे आइए तो प्राप्तांक वाला स्टडी, ये सारा लिखना है। और मान लीजिए कि आपने 12th में भी वो हिंदी पढ़ी है, तो हिंदी सब्जेक्ट फिर से लिखने की आपको ज़रूरत नहीं है। वही हिंदी वाले कॉलम में तो इंटरमीडिएट जहाँ लिखा है वहाँ चले जाइए, उसका पूर्णांक प्राप्तांक डालिए। मान लीजिए ग्रेजुएशन भी आपने हिंदी से किया, तो हिंदी फिर से नीचे लिखने की ज़रूरत नहीं है, उसी हिंदी वाले कॉलम में ग्रेजुएशन वाले में चले जाइए। यही वाला पूरा सिस्टम चलेगा। पूजा प्रसाद जी का है, सर मेरा फॉर्म फिल का एप्लीकेशन फॉर्म नहीं है मेरे पास, इसकी कोई प्रॉब्लम? अच्छा हाँ, ये बड़ी अच्छी बात है। बहुत सारे लोग इस वजह से परेशान थे कि जब फार्म उन्होंने 9 अक्टूबर 2019 या उसके पहले भरा था, तो उस फार्म का प्रिंट आउट उनके पास नहीं है। भैया उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, दूर दूर तक कोई ज़रूरत नहीं है। और जब आप ये प्रपत्र भरते हैं तो उसमें भी एक जगह आता है कि आपका चालान नंबर वगैरह अगर आपको पता हो तो भरिए, अगर पता हो तो वेल एंड गुड, नहीं पता है तो उसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है, उसको छोड़ दीजिए वहाँ जो कहता हूँ, उसको भरने की कोई ज़रूरत नहीं है। और आपको फार्म का प्रिंट आउट रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, कहीं कोई दूर दूर तक ज़रूरत ही नहीं है, तो मस्त रहिए। और
एक सृष्टि अग्रवाल जी का सवाल था, फॉर्म हिंदी में भरना है इंग्लिश में, वो एज यू विश, चाहे हिंदी में भरिए चाहे इंग्लिश में भरिए, उसमें कोई बाउंडेशन नहीं है, वो आपके आपके ऊपर आपके मर्जी पर निर्भर करता है। वहाँ कोई इशू ही नहीं था, बहुत सारे लोगों ने हिंदी में भर के रखा था, बहुत सारे लोगों ने इंग्लिश में, और सबका एक्सेप्ट हुआ एकदम हैप्पीली। दिशा शर्मा जी ने पूछा है आप एसओ ज्वाइन करेंगे या नहीं। मैंने आपको बताया कि यहाँ मैं मार्केटिंग वाली जॉब से बहुत ज़्यादा संतुष्ट हूँ नहीं, मैं 4-5 दिन काम करके मैंने देखा तो इसमें मैं रह नहीं पाऊंगा। तो मेरे पसंद का डिपार्टमेंट अगर एसओ में मिलता है, जो कि मिल भी जाएगा, तो मैं स्विच कर लूँगा बिल्कुल, नो डाउट। मेरा होम टाउन पोस्टिंग अगर मिल जाता है मुझे आराम से। तो ब्रदर पॉल ने पूछा है एडीसी कंप्यूटर कोर्स मान्य होगा सर। ये तो भाई डिसाइड करेंगे, आपका डीबी हो जाएगा, प्रोविजनल डीबी हो जाएगा एक्चुअली, और वो कमेटी बैठेगी, वो डिसाइड करेगी कि ये माना जाए या ना माना जाए, तो फाइनल रिजल्ट उसी के आधार पर आएगा, लेकिन डीबी सबकी हो रही है। और एक मीनाक्षी वॉइस करके हैं दीदी, उनका सवाल है कि बेस्ट विशेज फॉर न्यू जॉब। थैंक यू दी। माई क्वेरी, मेरी ग्रेजुएशन फाइनल ईयर रेगुलर है और उसी ईयर में कंप्यूटर डिप्लोमा भी रेगुलर है, तो ये सब मान्य होगा कि नहीं होगा? बड़ा मैं सिंपल आपको बता रहा हूँ कि जो कंप्यूटर डिप्लोमा होता है वो एक ही समय में आदमी, कोई भी स्टूडेंट जो हो यूजीसी के गाइडलाइन के अनुसार एक डिग्री और एक डिप्लोमा ले सकता है। मतलब अगर एक ही समय में एक डिग्री एक डिप्लोमा आपने लिया है तो वो वैलिड माना जाएगा, कहीं दूर दूर तक इनवैलिड नहीं होगा, वेदर दैट इज रेगुलर और प्राइवेट। लेकिन एक ही समय में 2 डिग्रीज पहले रेगुलर तो हो ही नहीं सकती। अब यूजीसी ने ये कर दिया है कि एक ही समय में 2 डिग्री आपने ली हो तो भी वैलिड मानी जाएगी, बस शर्त ये है कि एक प्राइवेट होनी चाहिए, एक रेगुलर होनी चाहिए। लेकिन एक ही समय में एक डिग्री एक डिप्लोमा आपने लिया हो तो उसमें कोई इशू नहीं है, क्योंकि डिप्लोमा एक रेगुलर कोर्स की तरह नहीं माना जाता। उसके क्लास का ड्यूरेशन मैक्सिमम 2 आवर होता है एक दिन में, वो आदमी 24 घंटे में किसी भी समय सेट कर सकता है। तो आपके सवाल का सीधा जवाब है कि मान्य होगा, कहीं कोई इशू नहीं आएगा। और एक है सुपर टॉप 10 भैया ने पूछा सर क्या डीबी के समय ये पता लग सकता है कि हमारा कंप्यूटर सर्टिफिकेट वैलिड मान रहे हैं या नहीं? उसका मैंने आपको बताया कि ओ लेवल जिसके पास है उसका तो ठीक है, उसके लिए कहीं कोई प्रोविजनल वाला नहीं लिखा रहे हैं कंप्यूटर डिप्लोमा को लेके। अदरवाइज ओ लेवल के अलावा कोई भी आपके पास कंप्यूटर सर्टिफिकेट या डिग्री है तो उसमें वो स्पष्ट लिखा, प्रोविजनल लिस्ट के अंतर्गत वो लिखवा रहे हैं कि महोदय मेरे पास ओ लेवल नहीं है और ओ लेवल के इतर मेरे पास ये कंप्यूटर डिप्लोमा है और मुझे औपबंधिक रूप से डीबी में सम्मिलित होने दिया जाए, और इस रिगार्ड में आयोग का जो भी मतलब डिसीजन होगा फाइनल वो मुझे स्वीकार्य होगा, ये लिखा रहे हैं। तो अभी तो कुछ डिसाइड हुआ ही नहीं है कि क्या मानेंगे क्या नहीं मानेंगे, वो कमेटी बैठेगी वो डिसाइड करेगी। ये ज्ञान भाई का जो सवाल है इसमें आपने जो भी डिटेल डाला है वो आपको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है ज्ञान भाई। सर एप्लीकेशन फॉर्म में यदि कोई गलती हो जाए तो उसके लिए कोई, एक मेहजबीन जहरा जी का सवाल है, तो उसमें इन्होंने पूछा कि एप्लीकेशन फॉर्म में कोई गलती हो तो उसके लिए एफिडेविट बनवाना नहीं, उसके लिए कोई एफिडेविट बनवाना नहीं है। उसके लिए वही जो वो प्रपत्र देते हैं डीबी का, उसमें मेंशन कर देना है कि फॉर्म भरते समय त्रुटिवश मुझसे ये गलती हो गई। वहाँ उनसे डीबी वाले काउंटर पे जो भी आपकी डीबी कर रहे होंगे उनसे आप इशू अपना बताओगे तो उसमें वो लिखा देंगे, एक नंबर डलवा के सबसे ऐसे लिखा रहे हैं कि फॉर्म भरते समय त्रुटिवश मुझसे ये गलती हो गई और इसको ये नहीं ये माना जाए, बस इतना इशू है। उसके लिए अलग से एफिडेविट बनवाने की जरूरत नहीं है। एक गरिमा श्रीवास्तव दी का सवाल है, सर मैं गवर्नमेंट जॉब में हूँ तो क्या एनओसी अपने डिपार्टमेंट से ले जाना अनिवार्य है? उसके लिए मैंने 2 ही केस बताए कि अगर आप गवर्नमेंट जॉब में हैं 9 अक्टूबर 2019 या उससे पहले और आपने फार्म भरते समय, एसओ का फार्म भरते समय ये मेंशन करके रखा हुआ है कि उस समय कि मैं जॉब में हूँ, तो आप अभी एनओसी ले जाइए या आपको मौका देंगे 15 दिन का कि आप एनओसी ला के जमा कर दीजिए। अब अगर आपकी जॉब 9 अक्टूबर 2019 के बाद की है, मतलब आपने फार्म भरते समय चीज़ मेंशन नहीं किया है कि आप जॉब में थे, तो आपको अभी एनओसी ले जाने की ज़रूरत नहीं है। आपने उसमें जो डिटेल फार्म में फिल किया उससे लेकर चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है, उसको वहाँ पे काट दीजिए, वहाँ कटवा देते हैं वो और वहाँ आपका साइन करा देते हैं। वो फिर कहते हैं कि अंतिम चयन परिणाम जब आ जाएगा तो जिस रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट में आपकी नियुक्ति होगी वहाँ जाके एनओसी जमा कर देना। तो ये दोनों केस मैंने आपको बता दिए। एक सर क्या आप डीबी में कैटेगरी चेंज हो सकता है एफिडेविट में, क्योंकि ओबीसी की जगह जनरल, अगर ओबीसी की जगह जनरल हो गया तो एफिडेविट बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो आप जनरल में काउंट हो जाएंगे और वहाँ आपका सिलेक्शन हो जाएगा अंकित जी, तो इतना घबराने की बात नहीं है। और इसके अलावा सर इशिता यादव जी का सवाल है, सर मैंने एग्जाम एसओ की क्रूशियल डेट से पहले क्वालिफाई किया है पर सर्टिफिकेट क्रूशियल डेट के बाद आया हो तो वैलिड होगा? अब ये ऐसे होता है जैसे आपने पीजी डिग्री किया है, मतलब मास्टर्स किया है, तो मास्टर्स में मान लीजिए कि कई बार होता है कि आपके चौथे सेमेस्टर का रिजल्ट आ गया पहले ही, जून में आ गया मान लीजिए, पर उसकी डिग्री आई नवंबर में, तो कोई इशू नहीं होगा, जो अंतिम सेमेस्टर का जो रिजल्ट आया वो माना जाएगा। परंतु मान लीजिए कि एग्ज़ाम हो गया, उसका रिजल्ट आया नहीं, या उसका रिजल्ट आया तो उससे संबंधित कोई प्रपत्र आपके पास नहीं है जिसमें डेट नोटिस हो, और वो फिर बाद में क्रूशियल डेट के बाद का है, तो वो मान्य नहीं होगा या उस पर इशू होगा। डीबी आपका तब भी करा लेंगे, कमेटी बैठेगी वो डिसाइड करेगी।
मोहम्मद सलमान जी, आपका जो सवाल है इसका मैं कई बार रिप्लाई कर चुका हूँ ऑलरेडी। शिवम शुक्ला जी हैं, सर मैंने ऑनलाइन फॉर्म में गलती से पीजी की यूनिवर्सिटी का नाम गलत डाल दिया था, अभी कोई दिक्कत नहीं होगी शिवम जी, अभी जो प्रपत्र भरी है उसमें सही डालिए। सर क्या ओबीसी एससी एसटी कैटेगरी का कैंडिडेट अनरिजर्व सीट जो है उस पर सिलेक्ट हो सकता है? बिल्कुल 110% चंद्रपाल जी, उसमें कोई इशू है ही नहीं। वो नंबर होगा यूआर कैटेगरी के बराबर तो या उससे ज़्यादा तो सिलेक्ट हो जाएंगे आराम से। एक सुधीर कुमार जी का सवाल है, उसका बड़ा सिंपल सा जवाब मैंने बता दिया कि ओ लेवल के अलावा कोई भी कंप्यूटर डिप्लोमा है तो वहाँ पे वो प्रोविजनल लिखाते हैं, वो यही लिखाते हैं कि महोदय मेरे पास ओ लेवल नहीं है, उसके अलावा ये कंप्यूटर डिप्लोमा है और मेरा औपबंधिक रूप से डीबी स्वीकार किया जाए और उसके बाद में आयोग जो भी निर्णय करेगा मुझे मान्य होगा। ये कृष्णा विकी जी हैं, भैया फार्म का प्रिंट नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई ज़रूरत भी नहीं है फार्म का प्रिंट होने की, वहाँ तो जिसके पास है उसको हटा रहे हैं कि इतना मतलब बोझा ना बढ़ाइए, इवन आधार की कॉपी भी नहीं मांग रहे हैं वहाँ पे वो। एक जागरूक शिक्षा लीग करके हैं, इन्होंने पूछा है सर इसमें करेक्टर सर्टिफिकेट मांगा है क्या, ज़रूर बताना। नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है अभी करेक्टर सर्टिफिकेट की। स्टेज सर्विस होने पर एनओसी डीबी या ज्वाइनिंग के समय देना होगा। सतीश राय जी, इससे संबंधित जवाब मैंने मल्टीपल टाइम दे दिया है तो शायद आपको मिल गया होगा, आप पूरा वीडियो देखे होंगे तो। सर फाइनल कट ऑफ में कितना इंक्रीज हो सकता है? अभी मेरे हिसाब से अभी बहुत सारे लोग डिग्री डिप्लोमा को लेकर बाहर होंगे, अभी वो डिसाइड करना होगा कमेटी को किनको मानते हैं किनको नहीं। और तीन नंबर 2-3 नंबर इससे ज़्यादा नहीं। ओ लेवल जिनका है वो तो अपना सिलेक्शन कन्फर्म माने। फीस चालान डिटेल नहीं है, आदित्य प्रताप जी का सवाल है। एनी हेल्प, कोई हेल्प की ज़रूरत नहीं, फीस चालान डिटेल की ज़रूरत भी नहीं है और 90% लोगों के पास उसका डिटेल नहीं है, चूँकि 4 साल के बाद आप एग्ज़ाम करा के डीबी करा रहे हैं, सबके पास खो जाता है यार, कौन इतना संरक्षित करके रखता है। प्रेम यादव जी, प्रेम वाई जी का सवाल है, हमारे में सर ओनली 4 डिपार्टमेंट ही दिखा रहा है पोस्ट प्रेफरेंस में, तो आपने 4 ही डाला होगा और जो 5वां आप इसमें स्वीकार भी कर रहे हैं कि आपने 4 डाला, जो 5वां राष्ट्रीय बचत वाला डाला था उसकी वैकेंसी कैंसिल कर दी थी आयोग ने, तो वही 4 आ रहा है। और बाकी दीपक पांडे जी ने कहा है कि कॉन्टैक्ट नंबर, ये मेरा ईमेल है, उस पर आप अपना इशू भेजेंगे तो मैं उसको देखता हूँ मेल और रिप्लाई ज़रूर करता हूँ। ये कॉन्टैक्ट में हमेशा बने रहेंगे और जल्दी व्हाट्सएप नंबर वगैरह भी मैं आपसे शेयर करूँगा अपना। तो ये रहे आपके सवाल, उसके जवाब। अभी भी कोई आपको दिक्कत हो तो आप बिल्कुल एकदम आराम से मुझे अपने सवाल भेज सकते हैं और मैं उसका रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू।